तो ये जो 22 पार्ट्स हैं, यही 22 पार्ट्स आपके यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी शेड्यूल आर्टिकल सब एक एक करके समझेंगे। अब आ जाओ, मेन हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ध्यान से कवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरा कवर नहीं करना है, मतलब पूरा लिखना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए सब है। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखो, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अपने यहां का है। पहले इसको समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन like the American Constitution or unwritten like the British Constitution. The Constitution of India is the lengthiest of the world. It is a very comprehensive, elaborate and detailed document. ठीक बात, कॉमन चीज है, बट यहां पे क्वेश्चन आता है why it is called the lengthiest. भाई इंडिया, दुनिया का सोच के देखो, क्या इन द वर्ल्ड है ना, तो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, ऐसा क्या है इसमें, तो उसके लिए पीछे लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीजंस, व्हाई इट इज द लेंथीएस्ट, क्या क्या कारण है सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशन के होने के। तो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा हमारा है, रीजन उसके पीछे का, सबसे पहला जो रीजन है कि भैया इट इज मेड बाय लॉयर्स, सबसे पहला होता है वकीलों द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, बनाया गया है। वकील आदमी को आप जानते हैं, जो भी वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, उनके अंदर एक खास बात होती है कि वो हर एक पिन पॉइंट को भी ध्यान रखते हैं, तभी तो आप उसी एक लूप होल्स में छुड़ा लेते हैं आपको। तो इसीलिए बहुत डिटेल चीजों को इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने भी बनाया था उसके अंदर 80% जो मेंबर थे वो लॉयर थे, तो उनके हिसाब से चीजें होंगी, ठीक। दूसरी चीज है एडॉप्टेड फ्रॉम अदर्स, दूसरे कंट्री से भी एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड फ्रॉम अदर्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिए, फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरे देशों से भी हमने संविधान के कुछ हिस्से को क्या किया है, उठाया है। थर्ड प्रॉप है जो इसमें, वो है सेपरेटली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सेपरेटली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग का मतलब क्या, वो पता है, हर एक चीज को अलग अलग बताएगा जबकि सेम चीज है। इसका मतलब ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है हमारे यहां सेंटर में और स्टेट में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट में कौन होते हैं, इन्हीं के पैरेलल में कौन होते हैं, उनको बोलते हैं गवर्नर। अभी समझिए, दूसरे सेंटर पे कौन होते हैं, पीएम होते हैं, स्टेट में कौन होते हैं, सीएम होते हैं, सेंटर में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट में क्या होता है आपका, हाई कोर्ट। अब ध्यान से समझो, अगर सेम ही पोस्ट है, खाली नाम है, बाकी पावर फंक्शन वो सिमिलर है, तो अगर मुझे लिखना होता तो मैं ये लिखता कि जो प्रेसिडेंट का वर्क है एज सेम इट वर्क फॉर द गवर्नर इन स्टेट, बात खत्म हो गई होती। लेकिन जो भी प्रेसिडेंट के काम हैं उन कामों को गवर्नर के काम, अगर इसमें बोला गया कि ये उठेंगे तो ये उठेंगे, फिर ये बैठेंगे तो ये बैठेंगे, तो सेम ही बात को रिवाइज करेंगे, तो सीधे सीधे आपका जो है ये दो पार्ट में हो गया कि नहीं हो गया, यानी आपकी जो बुक थी वो आधी हो सकती थी अगर आप केवल इनको डिस्क्राइब करते हो, सेम एज इट इज लिख देते, बट इसको भी डिस्क्राइब किया गया, इन्हें भी डिस्क्राइब किया गया। दिस इज द मेन रीजन, क्या सेपरेटली। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों किया गया, क्या लगता है, बोलिए। जैसे तुम्हारी बड़ी सिस्टर के लिए तुम्हारे घर पे रूल बना कि बड़ी अगर बहन है घर में कि सुबह 6 o'clock उठना है, तो क्या छोटी सिस्टर के रूल है कि वो 8 बजे उठेगी, दोनों आगे पीछे ही है, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों में, भाई लॉजिक है। अगर छोटी सिस्टर मॉर्निंग में 9 बजे उठ रही है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि देखो बड़ी को देखो वो कितने बजे उठती है, 6 बजे, तो ये अंडरस्टूड है कि तुमको भी 6 बजे उठना है। सेम कहानी है, जो प्रेसिडेंट को पावर इंडिया में दी गई है वही पावर जब गवर्नर को दी गई है, तो पूरा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, बात समझ में आया। तो ये 3 रीजन है, जिन 3 रीजन से दुनिया का सबसे क्या हो गया है, ये लेंदी। नोट हो गया, इसको नोट जरूर कर लेना, पैरेलल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लीजिए, नहीं किया तो करिए। सेंटर स्टेट, ध्यान से, सेंटर और स्टेट,
लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आप केवल पॉइंटर नोट कीजिएगा, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल जहां जरूरत है ये नीड नहीं है, बस इस तरीके से। और वो जो पॉइंट है ऊपर वाला येलो वाला, इन द वर्ल्ड, हो गया। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। चलो दूसरा आ जाओ, सेकंड है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बस पॉइंटर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड कैरेक्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, ध्यान से अभी मैंने आपको बता दिया है, सिंपल ध्यान से देखो। इंडिया में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर के क्या बना देते हैं, पार्लियामेंट। पीछे पूरा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक बहुत ध्यान से वर्ड यूज किया कि जो बिल होता है वो पार्लियामेंट से पास होता है, वर्ड यूज किया था। तो जो पार्लियामेंट से बिल पास हो रहा है वो आपके ये बिल हैं। क्लियर हो गया। तो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से, ध्यान से, क्या यहां पे एक चीज समझने वाली है, यहां पे दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। पहली गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री, और ध्यान से देखो दूसरी गवर्नमेंट क्या दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यानी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। अमेरिका के पीएम का नाम क्या है, कोई है व्यक्ति, अमेरिका के पीएम का नाम किसी को आइडिया नहीं? इसका मतलब आइडिया नहीं, इसका मतलब नहीं होते हैं। समझ में आया? ऐसे समझो, भारत में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम, ये सबको डिसाइड करते हैं। अमेरिका में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट है, ये सबको बनाते हैं। तो जिस भी जगह पे एक हाउस प्लस दूसरा हाउस प्लस साइनिंग अथॉरिटी, ये तीनों अथॉरिटी जहां पे भी मिलेगी उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री बोलते हैं। यूके में भी ऐसा है, फ्रांस में भी, हर जगह ऐसा है। यूएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएस में यहां पे जो मेन पावर है वो किसके हाथ में है, इनके हाथ में होती है अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड आ जाओ, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का मिक्सचर होता है, ब्लेंडिंग। आपके पिताजी फ्लेक्सिबल हैं कि रिजिड हैं, आपके फादर फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं या दोनों हैं सर, बोलो? दोनों हैं। दोनों में कब वो रिजिड होते हैं, बोलो? बड़ी बड़ी समस्या यार, क्योंकि वो समझ जाओगे तो ये समझ जाओगे तुरंत। भाई इंडिया में सीधी, पहले इंडिया बात छोड़ो, पहले अपने घर की बात बताओ। तुम्हारे पिताजी को रिजिड कब होंगे, आपके लिए अच्छा होगा तब वो रिजिड होंगे। फ्लेक्सिबल कब होंगे, चल सकता, बिल्कुल सही बात है। कब चल सकता है, सही बात, सही बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो जब डिसीजन कैरियर के हो जाएंगे सर तो रिजिड हो जाएंगे, और जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में शाम को खाना क्या बनेगा, तो खाने में आपने बोला कि मैं पनीर खाऊंगा, आपके पापा बोले मैं आलू खाऊंगा। अब मम्मी के ऊपर आ गया ऑप्शन, क्या बनाएंगी। बट अगर मम्मी ने बोला कि चलो पनीर बना लेते हैं, तो आपके पापा ने क्या बोला, अच्छा चलो ठीक है बनने दो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन सिंपल बात है, कोई ऐसा डिसीजन जिस डिसीजन से पूरे पूरे फैमिली के ऊपर बात आ रही है, लाइक कहीं मान लीजिए आपको प्लॉट खरीदना है, तो प्लॉट खरीदने में अगर घर का कोई भी एक मेंबर डाउट देता है तो हल्का सा डाउट मन में आ जाता है। चलो प्लॉट में आप लोगों ने नहीं खरीदा होगा, लड़का लड़की देखने वाला सीन देखते हैं, शादी ब्याह वाला, तो लड़का, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्योंकि आपकी ना एरिया की चीज समझा रहा हूं मैं। अगर लड़का देखने, आप लोग, आप जैसे लड़कियां बैठे हो, आप लड़का देखने गए और लड़का देखने आपको ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़िया, दिक्कत लड़का, सेम लड़कों के लिए कह रहा हूं, लड़कियां देखो, उल्टा समझना आपको पता है, तुम भी लड़का ही देखने गए, तुम लड़की देखने गए, ठीक है, तो पता चले आर्टिकल 377 चल रहा कुछ और ही, आप भी समझ गए। अब यहां पे कंडीशन, आपको ठीक लगा लड़का और आपको लड़की ठीक लगी जिस जैसा है, लेकिन और आपके साथ आपने देखा लड़का लेने आजकल पूरा समारोह होता है, 5 7 8 लोग जाते हैं, क्या नौटंकी पूरी, देखे खतरनाक वाली आजकल। यहां तो तब भी कम है, गांव देहात में तो पूरी बारात जाती है ट्रैक्टर में, और उसमें नहीं बड़ी बड़ी जीपें में बुक करके पूरा लड़की देखने जाता है, बड़ा खतरनाक। और क्या ही बताऊं आपको, गांव में तो लड़कियों को चला चला के देखना है, अरे पैर उठा के देखना, साड़ियां देख, अरे मेरे को तो क्या ही बोलूं, मेरी सिस्टर की कहानी में छोटा था तब मैं कुछ बोल नहीं सका,
अरे वो कह रहे साड़ी उठाओ, उसकी जहां पैर होता है वो पैर चेक कर रहा है किस सेंस में लेकर के, टेढ़े तो नहीं है। मैंने तो खरीद के आ रहा भाई साहब, मैं समझ में नहीं आया क्या हो। अरे गांव देहात में बहुत बदतमीजी होती है। बताओ, देखो क्या जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी बहाने मंदिर चलोगे चप्पल तो उतारेगे उतारेगा हाइट, क्योंकि पता चले साड़ी के अंदर पहनी हुई बड़ी सी। और बात देखो, बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट यह है कि आपके साथ अगर 10 लोग गए हुए हैं देखने के लिए, उन 10 लोगों में से आपको सब ठीक लगा, लेकिन 10 में से एक ने बोल दिया, तो ध्यान से देखा नहीं लंगड़ा रही थी। अच्छा पॉइंट है 9 ने देखा है कि लंगड़ा नहीं रही है, लेकिन एक ने बोला, अरे मैं कह रहा हूं मैंने देखा है। तो पॉइंट यहां पे आया कि वो एक जगह पे डाउट आ गया कि नहीं आ गया। तो वो एक डाउट को लेकर के कई बार रिश्ते खत्म हो जाते, टूट जाते, नहीं होगी शादी, इस चीज को लेकर के होता है। तो पॉइंट वहां पे आया कि रिजिड अब आप कहां हुए, जब पता है कि अगर कुछ गलती हो रही है, और एक या फिर नेचर वाइज, खास करके जो फीमेल जाती है, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जो औरतें जाती हैं खास करके देखने के लिए, वो खतरनाक वाली होती हैं। देखा, खतरनाक का सेंस है, मैं उसको ऐसे सेंस में नहीं कहूंगा कि वैसी होती हैं, वो भी अच्छा ही सोच रही होती है अपने बच्चे के लिए, इसमें मैं गलत उनको नहीं कहूंगा। बट उन्होंने बोला यार मेरे को लड़की का स्वभाव अच्छा नहीं लगा, या लड़के का स्वभाव, जैसे लड़कियों को देखने आते इसलिए मैं लड़की वर्ड यूज कर रहा हूं कि स्वभाव अच्छा नहीं। अच्छा, अब यहां पे स्वभाव का जो वर्ड आया, उसमें पता है कि इस नेचर की लड़की अगर घर आ जाएगी तो थोड़ा माहौल बनेगा घर में। तो उस पॉइंट पे भले उस लड़का रिजिड है क्या कि मेरे को शादी करनी है, लेकिन बाकी जो घर वाले जो डिसीजन मेकर वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके ये कि साहब शादी तो नहीं होगी। अब आते हैं इस चीज को देश के ऊपर, जब देश के ऊपर सेफ्टी इंटीग्रिटी इसकी बात हो जाए, तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो जाता है, रिजिड। और जब नॉर्मल होता है, जैसे लोकसभा में एक बिल आया जिस बिल में बोला गया कि सभी जो एमपी है उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी बढ़ने से क्या दिक्कत होगी, नहीं। लेकिन अगर लोकसभा में बिल आया तुरंत हाउस में कि जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर बढ़नी चाहिए, प्रेसिडेंट की अगर पावर बढ़ेगी तो देश के साथ साथ हर एक स्टेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आगे पढ़ोगे समझ में आया। तो उस सेंस में कैसा हो जाता है, रिजिड हो जाते हैं। अब इसके लिए हुआ होता क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया में ध्यान से समझो, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कैसे होती है। ये जो रिजिडिटी आपको समझानी हो या आपको फ्लेक्सिबल समझाना हो, इसको समझने के लिए जो तरीका होता है उसको बोलते हैं बिल पास करना। बिल पास करने का जो मेथड है उस मेथड को बोला जाता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। ध्यान से, इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में 3 तरीके से बिल को पास किया जाता है। ध्यान से, पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड होता है स्पेशल प्लस हाफ स्टेट। इनकी यस चाहिए होती है, कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होता है, और स्पेशल के साथ प्लस हाफ स्टेट से परमिशन भी चाहिए। सिंपल बात है, मैंने अभी बताया। लड़का देखना है, लड़के के साथ शादी, लड़की के साथ शादी करनी है, तो केवल लड़के की हां से काम नहीं चलेगा, उस घर में 90% 95% लोगों को पसंद आनी चाहिए। वो हो गया तुम्हारा ये वाली तरीका। अब आए समझ में। दूसरा स्पेशल में आते हैं, पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मीनिंग ये होता है, सिंपल का मतलब होता है 33% यस, या इसको दूसरे तरीके समझो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हुआ 50% यस, स्पेशल मेजॉरिटी का हुआ 66% यस, और इस वाले में पहले तो 66% यस होगा, प्लस स्टेट से 50% जो स्टेट हैं वो इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। अब दूसरा तरीका से, अगर गवर्नमेंट कल को एक रूल लेके आती है जिसमें बोला गया कि जो प्रेसिडेंट उनकी पावर बढ़नी है, बहुत ध्यान से, तो वो चीज इधर से पास होगी। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ने से केवल इंपैक्ट देश के ऊपर नहीं पड़ेगा, स्टेट के ऊपर भी पड़ जाएगा। ठीक बात। तो जब स्टेट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो स्टेट से पूछना जरूरी है कि नहीं, बस ये बात। तो इसलिए यहां पे आधे से ज्यादा स्टेट की हां चाहिए। तो सेम हुआ, हल्का कोई बिल है तो वो कितने परसेंट से पास हो जाएगा, इससे। थोड़ा सा उससे ज्यादा वेटेज है तो इससे, और बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो स्टेट से। तो इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं रिजिड।
रिजिड। और इन दोनों सिनेरियो को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। ये सबसे कम, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, उससे कम, और ये कंप्लीटली रिजिड। ये तीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या है? ब्लेंड है। समझ में आ गया? नोट कीजिए ध्यान से। बोलिए जी। हाँ ठीक है, शुरू से ही थी। हाँ ठीक है। नहीं होती, हाँ ठीक है। हाँ ठीक बात, बट ब्रिटिश, क्या हम ब्रिटिश को सेकुलर कंट्री अनाउंस करेंगे? करते हैं ना, तो मैंने बस वही बताया। देखो दो चीजें होती हैं। अभी वैसे आर्टिकल नंबर 1 हमारा कैसे, मैं यहाँ पे खैर आर्टिकल 1 कहता है, अभी आगे लिखिएगा नहीं, जो स्टेट्स होती हैं उनके पास पावर नहीं होती है कि वो सेपरेट हो जाए किससे? सेंटर से। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। यूएसए में इसको दो तरीके से समझो। ये सारे जो स्टेट हैं ये लोग मिल करके एक को बनाएं, या फिर ये जो एक है इसके अंदर से सारे निकलें। दो अलग अलग बातें हैं। अब ध्यान से समझो, ये इसमें ये अगर आपस में मिल करके डील करके एक स्टेट को बनाएंगे, कंट्री को बनाएंगे, तो ये एग्जांपल यूएसए का। इसका सीधा मतलब होता है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल ये हुए क्योंकि इन्होंने मिल करके इसको बनाया है कि नहीं। तो लॉजिक बात है, कल को ये चाहे तो क्या सेपरेट हो जाए? तो आंसर आएगा पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जब ये मिल करके बना रहे हैं इसको तो इनके पास अथॉरिटी है। तो आंसर है हाँ, बट सुप्रीम कोर्ट जो वहां का है वहां पे उसने इस चीज को क्या लगा रखा है? स्टे लगा रखा है। अब आया कुछ कुछ सेम कहानी है वहां पर, भले वो सीट रिजर्व है किसके लिए? चर्च के लिए, बट उन्होंने अपने आप को क्या अनाउंस किया हुआ है? सेकुलर इस बिहाफ पे। क्योंकि जो वर्ड है वहां पे क्या जाएंगे रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में, कि हम क्या दिखेंगे? सेकुलर कंट्री हमें दिखने चाहिए। वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो वहां का सेक्शन है 26(1) ब्रिटेन का, उसमें बोला गया है कि हम अपने आप को कंसीडर क्या करेंगे? सेकुलर कंट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है कुछ हद तक। तो आपका कहना था इंडिया के सेकुलर नेचर में और क्या ब्रिटेन के सेकुलरिज्म में ये डिफरेंस। तो क्यों उनको सीट रिजर्व की गई है? दिक्कत बस ये थी क्योंकि वहां पे जो लॉ है दैट इज मेड बाय द क्वीन, और ये लॉ ब्रिटेन की रिवॉल्यूशन जो था उसके पहले के कानून है। तो उसके पहले डोमिनेंस किसका था? चर्च का। तो इसलिए वो ऑलरेडी सीटेड, उनकी रिजर्व हो रखी हैं। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बिल नहीं पास करके उनको सीट दी, वो ऑलरेडी सीटेड है। जैसे हमारे यहां एंग्लो इंडियन वर्ड सुना है, तो एंग्लो इंडियन के लिए क्या थी? सीट रिजर्व थी। तो इसका मतलब क्या हम लोग एंग्लो इंडियन हैं? ऐसा नहीं है। सीट रिजर्व का मतलब होता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। अगर ब्रिटेन की टोटल पॉपुलेशन में 70% होंगे जो फॉलो करते हैं चर्च को, और 30% है जो चर्च को फॉलो नहीं करते। सिंपल। चलिए मैं रिवर्स कर देता हूं, ये वो होते हैं जो चर्च को फॉलो नहीं करते और ये होते हैं जो फॉलो करते हैं। तो लॉजिक बात है, चर्च वालों के लिए कानून बनाने के लिए उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वहां के नहीं चाहिए। तो उसी लिए बस उनको क्या डाला गया? उसमें डाला गया। तो इसमें वो वाला फंडा नहीं आएगा जो आप क्या वर्ड कर रहे हैं, सेकुलर वाला। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। कॉमन होते हैं, एसएस नीड नहीं है, पर खाली लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, पूरा डिटेल में आप कवर करेंगे। 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपके सामने आ रखे हैं, बस खाली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके सामने। एक बार ध्यान से मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। पहला होता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, ये होते हैं आपके 19 to 22। एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका 23, 24। रिलीजन होता है, ऐसे लिखा हुआ 25 से 28, ध्यान से। फिर कल्चरल होते हैं 29, 30, और कॉन्स्टिट्यूशन होता है 32, ध्यान से। ये आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आपको पूरा डिटेलिंग नहीं है, बस आप ये लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 14 to 35, ये आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्योंकि सारा एक एक करके पढ़ना ही, डिटेल में पढ़ना ही आपको। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? ये इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल अधिकार।
आपकी लाइफ का कुछ फंडामेंटल है, आपके घर के फंडामेंटल राइट क्या है? तुम्हारे खुद के राइट, घर के कोई ऐसे राइट है जो फंडामेंटल है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है ऐसे राइट्स जिसके बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल राइट है। ठीक हो गया? अब बताओ अपने घर का कोई भी एक राइट जो आपको मिला हुआ है जिसके बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट छोड़िए, अपने घर का दिमाग लगाइए कि हमें घर पे सर ये वाले फंडा क्यों, वही नहीं फंडामेंटल राइट था घर पे, हमारे हिसाब से उठना बैठना सब, ऐसा तो नहीं है ना? आपके राइट्स हैं घर पे कि नहीं है? हैं। तो अब इमेजिन करके कोई भी ऐसा राइट जिसके बिना आप सोच नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं जीऊंगा। अब बताओ, मैं जानबूझ के दिमाग दौड़वाता हूं यहां पे, याद रखें मैं उनमें से नहीं बैठ के लिखवाऊं, लिखो समझो जरा, फिर बताओ, सोचने पे मजबूर आप हो जाओगे कौन सा राइट है यार। कोई भी एक राइट आपको लगता है कि जो आपको मिलना चाहिए, अच्छा चलो नहीं है कोई बात नहीं, कोई एक ऐसा राइट जो आपको मिलना चाहिए, जो आपकी इच्छा है कि मिल जाए तो मजे ही आ जाए, लेकिन मिल नहीं रहा घर पे। बहुत सारे होंगे, फंडामेंटल होने चाहिए, फालतू राइट नहीं। क्या गजब तुम लोग हो, ना तो राइट हैं ना हमें मिलने चाहिए। कसम से क्या शरीफ लोग हो, या मतलब हमें जो चल रहा ठीक ही है सर, क्या दिक्कत है, बढ़िया ही है, पिताजी ठीक है, मम्मी ठीक है, कुछ बट लॉजिक बात है। देखो राइट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोले देखो अधिकार मिलना और मूल अधिकार मिलना दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके होता है जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, देयर आर टू वर्ड्स। तो काटने के लिए राइट्स जरूरी हैं, जीने के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी होते हैं। बात समझ, आप जिंदा हैं, जैसे आपको जैसे बेसिक राइट्स क्या होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान में आप जिंदगी काट रहे कि जी रहे? जी रहे, बड़ा शरीफ आदमी भैया, समझ, एक दो ही रोटी दे दो सर, एक कपड़ा दे दो, एक छत दे दो, बस जिंदगी चल रही, तो वो आप काट रहे। अब आया समझ? तो रोटी कपड़ा मकान आपके बेसिक राइट्स हैं, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एटसेट्रा, ये सब क्या है आपके फंडामेंटल है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या क्या, सबसे पहले तो इक्वालिटी डाल दी कि सभी लोग इक्वल हो, इसमें भेदभाव कौन नहीं करेगा, कंट्री। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन, आपका अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट्स है। भाई बहुत ज्यादा होता है घर पे, आपने देखा होगा एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका, ये तो सर आपने दिल की बात कह दी। एक्सप्लॉयटेशन आपका घर पे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लॉयटेशन को जरूरी नहीं है कि फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन हो, फिजिकल भी होता होगा, मार पिटाई हो रही है, वो एक्सप्लॉयटेशन है क्या? 16 साल के ऊपर के बच्चों को मारना एक्सप्लॉयटेशन है इंडिया में, 16 से नीचे वालों के लिए रूल है। 8, अरे एक हमारे शास्त्रों में लिखा गया है यार, आप हंस रहे हो, हमारे शास्त्रों में है 1 to 6 ईयर ये एज होती है प्यार की, और 6 से 14 का सीधा स्लॉट है किसका? मार का, ये स्लॉट है आपका। तो 6 से 14 में खुला होके वेदों ने बोला है कूटो, जरूरी है, जरूरी है। आजकल के जिन बच्चों को मार नहीं पड़ रही है ना, वही आगे जाके गड़बड़ हो रहे हैं। आपको अगर इस तरीके से घर वालों ने पीट, देखो मारने का मतलब फिजिकली नहीं होता, मेंटल भी होता है, बात समझिए। तो एक्सप्लॉयटेशन तो आपके साथ हो ही रहा हो तो सर अपनी बात हो गई। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या हुआ? आप अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको अपने धर्म को मानने की आजादी नहीं है, आपका मन हो रहा है कि मैं पूजा करूं लेकिन अगल बगल वाले आपको रोक दे रहे हैं, आपका मन है मैं मंदिर जाऊं लेकिन आपको रोका जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप सभी लोग पूजा पाठ करते होंगे, तो पूजा पाठ करने में अगर रोका जा रहा है तो वो भी तो गलत हो गया, वो राइट्स भी चाहिए। एजुकेशन राइट्स, कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट करो, भाई तुमको पढ़ाई लिखाई भी चाहिए अपने कल्चर को, ये सारे राइट्स में कहीं रोटी कपड़ा मकान आया नहीं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान आपके क्या है, नॉर्मल राइट्स हैं, और ये सारे राइट्स क्या है, फंडामेंटल है। इसीलिए डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा भाई साहब, फंडामेंटल डाल के, अगर ये नहीं मिलेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा इमेजिन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ इस तरीके का फंडा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन रेमेडी छोड़ दो, नेक्स्ट आओ। A federation with strong centralizing tendency, strong center। अच्छा लॉजिकली बताइए, खैर ये भी तो पहले नोट कीजिए पॉइंट बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, कहा बेसिकली इसमें जा रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर, और यहां पे क्या दिख रहा है, स्टेट, दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है, इंडिया। तो
कायदे में हमारे यहां सेंटर पे कौन हो गए? मोदी जी। स्टेट पे कौन हो गए? योगी जी। चूंकि मोदी जी और योगी जी सेम पार्टी के, इसलिए आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन अगर हर स्टेट की जो पार्टी, एग्जांपल बताइए किसी और पार्टी की गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बताओ। अरे कहीं पे है, जैसे पंजाब है यार, समझो पंजाब वर्सेस सेंटर, तो पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की गवर्नमेंट है। तो अब खेल यहां पे शुरू होता है, सेंटर ने कोई रूल पास किया और पंजाब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्या वो कर सकता है? तो आंसर है हाँ, उसके पास है। अब अगर मना कर दे तो कायदे में ये फाइट ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो लॉजिक बात है, इस सिचुएशन में ज्यादा पावर किसको दी जानी चाहिए? फिर मैं आपके घर पे आ गया, एक घर में कानून बनाया गया, आपने, आपका मतलब पिताजी ने कानून बनाया, और सेम कानून को मम्मी ने मानने से मना कर दिया। अब सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, तो लॉजिकली ज्यादा पावर किसकी रहेगी? मम्मी की, पापा की। क्यों रहेगी पापा की? सही जा रहे हो, बिल्कुल सही गए हो, पापा की रहेगी। क्यों? आंसर, अरे सही बताए, तुक्का भी सही मारे हो, वर्ड नहीं ला पा रहे हो, ट्राई करो। क्यों पापा की रहेगी? सही गए हो, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज सर डिसीजन अथॉरिटी उनके हाथ में दी गई है, वो घर को चला रहे हैं। लॉजिक बात है, यहां पे मम्मी का अगर जो डिनाई हुआ है उसके पीछे का कुछ रीजन होगा ना, तो अगर उस रीजन को फुलफिल कर लें तो क्या दिक्कत है? और अगर नहीं भी फुलफिल करते हैं उसके बाद भी अगर मानना है तो क्या पापा की चलेगी? हाँ या ना? अरे अरे तुम्हारे पापा ने एक रूल बनाया, मम्मी ने मना किया, पापा ने पूछा क्यों मना कर रही हो, मम्मी ने बोला साहब ये दिक्कत है, पापा ने कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिंपल है। फिर भी कानून तो पास हो ही जाता घर में। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ज्यादा पावरफुल आपके पिताजी हो गए। फिर भी उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि उसके बाद आपके घर में कुछ बिगड़ गया हो, कुछ इस तरीके के डिसीजन आए जिसमें पापा की हायर अथॉरिटी रही, डोमिनेंस रहा, उन्होंने रूल बना दिया और उसके बाद घर बिगड़ गया? ऐसा नहीं हुआ है, बस सिंपल लॉजिक है। इसीलिए इंडिया में ज्यादा पावर किसको दी गई है? अगर सेंटर वर्सेस स्टेट में कोई सिनेरियो फंसता है तो उसमें जो ज्यादा पावर होती है किसको दी गई है? सेंटर दी गई। क्यों दी गई है? क्योंकि देश है तो स्टेट है, कल को स्टेट नहीं है और देश है, डिफरेंस समझ रहे हो? यूपी नहीं होगा तो भी आप जिंदा रहेंगे। अरे कल को पहले यूपी में जो लोग थे आज वो उत्तराखंड के हैं, समझ गए? बिहार वाले झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ वाले कहां के हैं? एमपी के हैं। अभी तेलंगाना अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश वाले तेलंगाना के हैं, तो वह पहले आज आंध्रा के थे, कल तेलंगाना के हैं, पॉसिबल है। लेकिन इनमें से कोई ऐसा है जो भारत का नहीं है। अब आया समझ में? तो इंडिया का होना बहुत जरूरी होता है इंस्टेड ऑफ स्टेट का होना। तो सिंपल बात है, इसीलिए देखो क्या दिया हुआ, एक फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो शक्ति होती है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इक्वली। पावर कैसी हो? इक्वल हो, उसको फेडरेशन वर्ड यूज करते, दोनों को बराबर। बट कंडीशन देखो क्या लिखा है, विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग एजेंसी। मतलब ऐसा है, पावर भले इक्वल यहां पे दी गई है, मतलब इनके पास अपनी पावर, इनके पास अपनी पावर। अगर मैं इन कोई सेम सिनेरियो पे दोनों में फंसेगा तो ये डोमिनेंस कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है, इसका सीधा मतलब होता है इंडिया में यही तुरंत जो लॉ होते हैं उस लॉ को बनाने के होते हैं सब्जेक्ट। ये नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट में जो पहली लिस्ट होती है वो कहलाती है सेंटर लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड इज कॉल्ड कॉनकरेंट लिस्ट। पहली होती है सेंटर, केंद्र सूची, दूसरी स्टेट। देखो सेंटर की लिस्ट में कानून कौन बनाता है? सेंटर। स्टेट में कौन बनाता है? स्टेट। ये है वो खेल जो मैं तुमको अभी तक समझाया इस पूरी बात में। कॉनकरेंट का मतलब होता है कि इसमें वो लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों बनाता है, ठीक बात है। लेकिन उन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव किसका रहेगा? सेंटर का रहेगा। कोई एक सब्जेक्ट आप बता सकते हैं घर का जिस कानून को मम्मी पापा दोनों ने बनाया लेकिन पापा डोमिनेंस कर गए? किसी भी एक कानून पे यार, जनरल में ऐसा होता हो, कोई आपने देखा हो? बोलिए।